हेलो बच्चों, काम कर लिया सबने? रिवाइज कर लिया? अमृत, चिराग, देवांश, नव्या? यस सर। मैंने आपको बेसिक डायमेंशंस कराया था लास्ट क्लास में। आज उसको एडवांस्ड करेंगे, थोड़े से अच्छे डायमेंशंस और बड़े बड़े डायमेंशंस निकालना भी सीखेंगे कि किस तरह से हमें बड़ी बड़ी डायमेंशंस कैलकुलेट करनी होती है और उसके क्या टेक्निक्स हैं। आज हम उनकी बात करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको जो बेसिक बात बताई थी वो ये थी कि किसी भी क्वांटिटी को लेंथ, मास और टाइम की फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको डायमेंशंस बोलते हैं। सो आज हम कुछ ऐसी क्वांटिटीज की बात करेंगे जिनकी डायमेंशंस थोड़ी गंदी सी होती हैं, देखने में थोड़ी बड़ी बड़ी लगती हैं, और आज पहली एप्लीकेशन करेंगे डायमेंशंस की। ठीक है जी? सो लेट्स स्टार्ट। मैंने आपको 8-10 कराई थी पिछली बार। कौन कौन सी कराई थी? एक मिनट, उस पर आ जाते हैं। ये लास्ट क्लास का काम मैंने आपको जो लास्ट टाइम करवाए थे वो ये सारी थी। इनमें कोई दिक्कत है किसी को? दोबारा कोई पूछनी हो तो बोलिए। मोमेंटम की, एक्सेलरेशन की, इन सब में कोई इश्यू है किसी का तो प्लीज बोलिए। कोई पूछनी है किसी ने इन 15 में? नहीं? चलिए फिर आज की शुरू करते हैं। आज की जो डायमेंशंस हैं, जो लास्ट टाइम हमने नहीं की थी, उसके अलावा कौन कौन सी डायमेंशंस है अब वो देखते हैं। सबसे पहली जो टर्म हम यूज करेंगे इसका नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? किसी भी बॉडी की डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। सो बेसिकली डेंसिटी रिलेटिव टू वाटर, कि पानी के रिस्पेक्ट में कितनी डेंसिटी है बॉडी की, उसको हम क्या नाम देते हैं? रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी के जो डायमेंशंस हैं वो हो जाएंगे m0, l0, t0। न्यूमरेटर में भी डेंसिटी है, डिनोमिनेटर में भी डेंसिटी है, तो ऊपर और नीचे के डायमेंशंस कैंसिल आउट हो जाएंगे। यूनिट्स इसके नो यूनिट्स। इतनी बात समझ में आती है? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? So can you please repeat the dimensions again? बेटे, डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर मैंने बोला। न्यूमरेटर में भी डेंसिटी है, डिनोमिनेटर में भी डेंसिटी है। सो डेंसिटी के डायमेंशंस क्या बताए थे आपको? m1 l-3 t0। ध्यान है ये बात? मास अपॉन वॉल्यूम। डिनोमिनेटर में भी m1 l-3 t0, तो कट के क्या आ जाएगा? m0 l0 t0 आ जाएगा ना? Yes sir. ठीक है। वर्क के मैंने आपको बता दिए थे। इसके अलावा कई बार हम टर्म यूज करते हैं टेंशन। ये टेंशन क्या है? टेंशन इज नथिंग बट फोर्स। होती क्या है वो सुन लो ध्यान से। सपोज करो एक स्ट्रिंग है, एक रस्सी है। ये एक सीलिंग से मैंने एक स्ट्रिंग को हैंग कर दिया और यहां पे एक वेट को उससे लटका दिया, तो वेट नीचे लगेगा, इजंट इट? आप कभी किसी चेयर पे बैठे हो या आप इस वक्त खड़े हो, चाहे खड़े हो चाहे बैठे हो, इस वक्त आप स्टेशनरी हो। अगर आप स्टेशनरी हो तो इसका मतलब आपका वेट कोई ना कोई बैलेंस कर रहा होगा। मैं हवा में क्यों नहीं चल सकता? मैं हवा में इसीलिए नहीं चलूंगा क्योंकि अगर मैं हवा में चलूंगा मेरा वेट नीचे लगता है, उसको बैलेंस कोई नहीं कर पाएगा। मैं सरफेस पे अगर चलूंगा तो मेरे वेट को बैलेंस इस सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन करता है। रस्सी टांगी, मैं लटक गया, मेरे वेट को रस्सी बैलेंस कर रही है, तभी मैं लटका हूं। अगर रस्सी बैलेंस नहीं करेगी, मैं धागे से नहीं टंग सकता क्योंकि धागा बैलेंस नहीं करेगा, वो थ्रेड क्या होगा? टूट जाएगा। हर एक स्ट्रिंग एक मैक्सिमम वेट तक सपोर्ट कर सकती है। उस सपोर्ट को, उस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं? टेंशन इन द स्ट्रिंग। आगे डिटेल में आएगा।
अभी फॉर द टाइम बीइंग आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग इज नथिंग बट अ फोर्स। तो फोर्स है, मैंने आपको बताया था सेम क्वांटिटीज के डायमेंशंस हमेशा क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो फोर्स के डायमेंशंस क्या होंगे जो पहले पढ़े थे, m1 l1 t-2। यूनिट्स क्या होंगे, न्यूटन या फिर kg मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गई बात? साथ साथ लिख लो बेटा, ये दो लिख लीजिए। लिख लेंगे तो प्लीज थम्स अप कर दीजिएगा, फिर मैं आगे चलूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब है वेरी इंपॉर्टेंट, अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम में एज अ क्वेश्चन भी पूछ लेता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सब समझोगे, मैं टाइम दूंगा लिखने का। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, इसके डायमेंशंस अगर मैं बताना चाहूं, इसके डायमेंशंस क्या होंगे, वो कैसे पता लगेंगे? बड़ी सिंपल बात है, ध्यान दीजिएगा। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट ये किस फॉर्मूले में होता है? F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, पढ़ा हुआ है आपने बचपन में। F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। इसमें से कैपिटल G एक्सट्रैक्ट कर लो, बाहर निकाल लो, वो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को तो प्लीज बोलिए। आगे अब आपको G के डायमेंशंस निकालने हैं, तो वो क्या होंगे, राइट साइड पे जितनी टर्म्स लिखी सबके डायमेंशन डाल दो। फोर्स के डायमेंशंस हो गए m1 l1 t-2, r मतलब लेंथ, उसका स्क्वायर तो l2, m1 m2 मींस 2 मासेस, उसका प्रोडक्ट मतलब m2। अब सॉल्विंग कीजिए, न्यूमरेटर में क्या हो गया, m1 l3 t-2, डिनोमिनेटर में है m2, तो यह आ गया m-1 l3 t-2। समझ में आ गई बात? ये एग्जाम में काफी आ जाता है, सबको क्लियर है? इसके यूनिट्स क्या होंगे, केजी इनवर्स मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर आप लिखते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये कहां से आए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और ये केजी इनवर्स मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर यहां से बनाए मैंने। मास किलोग्राम होता है तो केजी की पावर -1, लेंथ मीटर तो मीटर क्यूब, टाइम सेकेंड तो सेकेंड की पावर -2। सबको क्लियर है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट के? अमृत, चिराग, देवांश, नव्या, रिया, सिमर, यतिन, जिया, ओके, लिख लीजिए प्लीज इसको। चलें आगे। इसके बाद है जी पावर। पावर क्या होता है? पावर आपने पढ़ा है रेट ऑफ डूइंग वर्क।
पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क का क्या होगा? वर्क होता है m1l2t-2, इतना ध्यान है। वर्क का क्या होता है? m1l2t-2। यहां तक कोई दिक्कत? डिवाइडेड बाय What is टाइम, the formula of work? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये देख, लास्ट टाइम में निकाला था, ये रहा वर्क m1l2t-2। ठीक है। Okay, sir. डायमेंशंस बेटा आज मैं टाइम दूंगा, आज याद करने के लिए बताऊंगा आपको। सो नेक्स्ट क्लास तक प्लीज डायमेंशन सबको कुछ कुछ दूंगा, बहुत सारी है इसमें, डिवाइड कर करके आपको दूंगा। आज कितनी करनी है, कल कितनी करनी है, तो डेली बेसिस पे आपको करनी होगी। टाइम इज m0l0t1, तो डिवाइड करो, ये आ गया m1l2t-3। ठीक बेटा, m1l2t-3, यहां तक क्लियर? ये हो गए वर्क के डायमेंशंस। वर्क के डायमेंशंस, इसके यूनिट्स क्या होते हैं? इसके यूनिट्स हो जाएंगे मास मतलब किलोग्राम, लेंथ मतलब मीटर, उसका स्क्वायर, टाइम मतलब सेकेंड टू पावर -3। इसको हम जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं, वर्क का हो गया जूल, और इसी को हम एक नाम देते हैं वॉट्स। अगर आपको याद हो, आपने बचपन में पढ़ा है। क्लियर है यहां तक? ये हो गया पावर। आज का आखिरी, फिर उसके बाद हम एप्लीकेशंस करेंगे। इन्हीं एप्लीकेशंस में जितनी अभी तक मैंने डायमेंशंस बताई हैं, सिर्फ वही यूज करूंगा। फिफ्थ जो है आज का, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा, एन की पूंछ। ये होता क्या है पहले समझो, होता क्या है, फिर एक फॉर्मूला बताऊंगा, उससे एक्सट्रैक्ट करेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? जैसे आपने पढ़ा है फ्रिक्शन, पढ़ा है ना फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है कि कोई दो सरफेसेस अगर एक दूसरे पे रब करती हैं तो कितनी ऑपोजिशन मिलती है, उसको हम क्या नाम देते हैं? फ्रिक्शन। इतना मालूम है सबको? इसी तरह से लिक्विड में जो फ्रिक्शन होता है उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। लिक्विड की डिफरेंट लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी। उसको जो क्वांटिटी रिप्रेजेंट करती है, उस क्वांटिटी का नाम है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसका फॉर्मूला ये होता है F इज इक्वल टू 6π ईटा आर वी। एक मिनट रुक जाओ, और आसान बना दो, दूसरा वाला बताते हैं। F इज इक्वल टू ईटा ए वी बाय लेंथ। ईटा ए वी बाय लेंथ। ईटा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ए है एरिया, वी वेलोसिटी, एल लेंथ, एफ फोर्स। क्या आप ईटा की डायमेंशन निकाल सकते हो? निकालना कोशिश करना जरा, देखते हैं आती है कि नहीं, करो कोशिश।
नव्या आंसर आया? नहीं सर, कुछ भी नहीं आया? कुछ तो आया होगा। तो वही करने की कोशिश कर 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 कर, डरने की बात है। ईटा की वैल्यू क्या आई? पहले फॉर्मूला एफ एल अपॉन ए वी, यहां तक तो समझ में आ गया? सर केजी अपॉन मीटर सेकेंड। एम एल की फॉर्म में बोलो, एम एल की फॉर्म में बोलो। M1 अच्छा, M1 L-1 ठीक है, T-1। बिल्कुल ठीक है, डरने की कोई बात ही नहीं है। नव्या आपसे बात कर रहा था मैं, यहां तक समझ में आ गया बेटे? एफ एल अपॉन ए वी तक। हाँ जी सर। इसके बाद एफ की जगह क्या डालोगे? फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं बोलो? सर M1 L1 T-2। ठीक है, डाले थे आपने? हाँ जी सर, डाल। ओके, लेंथ के क्या हो गए? M0 L1 T0। देखो जीरो वाले लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, मतलब इसको सीधा मैं L1 भी लिखता तब भी चलता। डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया के क्या होंगे बेटा? M0 हाँ L2। ठीक है, ठीक है। और वेलोसिटी के क्या होंगे बेटे? M0 ठीक है। L0। अहो, वेलोसिटी लेंथ अपॉन टाइम होता है। मिल गई गलती? करो, ध्यान से सॉल्व करो। यतिन, आपका आ गया आंसर? यतिन, जिया, सर डन। ओके, जिया, सर डन। ओके। नव्या समझ में आ गया बेटे? यस सर। चिराग, और देखो, एक दो और करते हैं, रुक जाओ। पावर हो गया। एक है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। आप निकालोगे, आप निकालोगे अभी इसके डायमेंशंस। प्रेशर के बाद यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट हो गया है। प्रेशर के बाद आ जाओ वेलोसिटी ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। अब इनमें किस चीज का क्या मतलब होता है, पहले मतलब समझो, फिर सारे डायमेंशंस आप निकालोगे। अब किसी भी टर्म के आगे ग्रेडियंट लिखा हो, इसका मतलब होता है दैट डिवाइडेड बाय लेंथ। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट अगर बोलेंगे, इसका मतलब वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लेंथ। प्रेशर ग्रेडियंट बोलेंगे, इसका मतलब प्रेशर डिवाइडेड बाय लेंथ। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का मतलब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड। इन चारों के डायमेंशंस निकालो। आपके पास 5 मिनट है, 2-4 मिनट है। लास्ट वाले में वॉल्यूम अपॉन लेंथ की नहीं हुआ। वॉल्यूम अपॉन टाइम, रेट ऑफ फ्लो, वो ग्रेडियंट थोड़ी ना बोला है वहां पे मैंने, वो तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड है। ग्रेडियंट लिखा हो तब मतलब होता है अपॉन लेंथ।
Yes, हो गया. सबका हो गया? नव्या, रिया, Yes, हो गया. प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, चेक करो. m1 l1 t माइनस 2 अपॉन l2, तो ये आ जाएगा m1 l माइनस 1 t माइनस 2. सबका करेक्ट है? यतिन, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी मतलब एल टी माइनस 1 अपॉन लेंथ, तो ये आ जाएगा m0 l0 t माइनस 1. प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर अपॉन लेंथ, m1 l माइनस 1 t माइनस 2 अपॉन लेंथ, तो ये आ जाएगा m1 l माइनस 2 t माइनस 2. रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब L3 अपॉन टाइम, तो ये हो गया L3 t माइनस 1. ठीक है? कोई गलत किसी का? इसके बाद सर एक बार वेलोसिटी ग्रेडियंट वाला बता दो. बेटा वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब मैंने क्या बोला? वेलोसिटी अपॉन लेंथ. वेलोसिटी कितना होगा? L1 t माइनस 1 होता है कि नहीं, लेंथ अपॉन टाइम. अच्छा सर आ गया. ठीक है. आ गया ना? ओके. इसके बाद है एंगल. एंगल कभी भी होगा तो एंगल के कोई डायमेंशंस नहीं होते. एंगल होता क्या है? आर्क अपॉन रेडियस. ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रहे हो ना आजकल आप? आर्क अपॉन रेडियस. लेंथ ऑफ आर्क किस में होता है? मीटर्स में. रेडियस भी किस में? मीटर्स में. रेशो कट गई, लेंथ और लेंथ कट गई. इसके डायमेंशंस हो गए m0 l0 t0. ये बहुत काम आएगा ये पॉइंट कि एंगल हमेशा डायमेंशनलेस होता है. ऐसी क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन नहीं होती उसको क्या नाम देते हैं? डायमेंशनलेस. तो एंगल इज ऑलवेज डायमेंशनलेस. क्लियर? नेक्स्ट आगे आ जाते हैं अब अगले पॉइंट पे. अभी मैं इससे ज्यादा नहीं करने. 10 ये और 15 पिछली क्लास के. ये 25 डायमेंशन सबसे पहले आपको टिप्स पे होने चाहिए. कर लोगे याद? याद करने से अच्छा अगर आपको फॉर्मूलाज ध्यान हो तो कुछ भी नहीं है, फिर तो बिल्कुल सिंपल हो जाएंगी. ठीक है सिमर? अब आ जाते हैं डायमेंशंस के रिस्पेक्ट में फिजिकल क्वांटिटीज को कैसे कैसे वो करते हैं. चार तरह से फिजिकल क्वांटिटीज को क्वालिफाई करते हैं डायमेंशंस की टर्म्स में. सबसे पहली होती है डायमेंशनल कांस्टेंट्स. ऐसे कांस्टेंट्स जिनके डायमेंशंस भी हो, जैसे कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. इसकी वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है और साथ में डायमेंशन भी है. इसको बोलेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट. और भी बहुत सारे होते हैं, अभी फॉर द टाइम बिंग आप एक याद रखो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट. ये क्या है? डायमेंशनल कांस्टेंट. दूसरा डायमेंशनल वेरिएबल. डायमेंशनल वेरिएबल बाकी सारे जिनकी फिक्स वैल्यू नहीं होती, जैसे वेलोसिटी, डेंसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, एनर्जी. इनकी फिक्स वैल्यू नहीं होती. हर बॉडी के लिए एनर्जी डिफरेंट होगी, हर बॉडी की एक्सेलरेशन डिफरेंट होगी, हर बॉडी पे फोर्स डिफरेंट लगेगी. सो डायमेंशंस भी है और वेरिएबल भी है. तीसरा डायमेंशनलेस कांस्टेंट.
ऐसे कांस्टेंट जिनके डायमेंशंस नहीं होते, जैसे नंबर्स हो गए सिंपल 1 2 3 4 5, इनकी कोई डायमेंशन नहीं है। और एग्जाम्पल जैसे आप स्टैंडर्ड वेरिएबल्स बोले तो पाई, ये भी कांस्टेंट है बट इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। और कौन सा एग्जाम्पल हो गया डायमेंशनलेस कांस्टेंट का आपका, हाँ ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स हो गए जिनमें नंबर्स हो गए, फिक्स वैल्यूज हो गई, ये सब क्या हो गए, इनके कोई डायमेंशन नहीं होते और इनकी एक वैल्यू फिक्स है। आखिरी है डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। डायमेंशनलेस वेरिएबल्स कौन कौन से होंगे, ऐसे वेरिएबल्स जिनकी डायमेंशन ना हो, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, m0 l0 t0। एक आज जो मैंने आपको बताया था रिलेटिव डेंसिटी, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती बट हर टी टर्म हर मीडियम के लिए डिफरेंट होगी ये वैल्यू। एंगल्स, ये सब क्या हो गए, डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। फर्क समझ में आ गया। सो ऐसी फिक्स वैल्यूज, कांस्टेंट वैल्यूज जिनकी डायमेंशंस होती है उसको क्या बोलते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट्स। ऐसी वैल्यूज जिनकी डायमेंशंस होती है बट वैल्यू फिक्स ना हो वो होगा डायमेंशनल वेरिएबल। सिमिलरली डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स एंड डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। क्लियर है सबको? प्लीज ये लिख लीजिए पहले चारों क्वालिफिकेशन। डायमेंशनल कांस्टेंट्स, यस सर। बेटे ऐसा कांस्टेंट वैल्यू जिसकी डायमेंशन हो, जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, वो कभी चेंज नहीं होता ना। 6.6 इंटू 10 टू पावर 6.6 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस जो भी वैल्यू है उसकी, वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो चेंज नहीं होती ना। 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11, दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू फॉर एवरीवेयर, इट कैन नॉट चेंज। वो क्या हो गया, डायमेंशनल कांस्टेंट हो गया। और एग्जांपल एक आपने पढ़ा होगा प्लैंक्स कांस्टेंट, नहीं पढ़ा होगा, 11 में पढ़ोगे केमिस्ट्री के अंदर, प्लैंक्स कांस्टेंट, उसकी भी वैल्यू फिक्स होती है, वो भी चेंज नहीं होती। सो ऐसी क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन भी हो और वैल्यू फिक्स हो उसको बोलेंगे डायमेंशनल कांस्टेंट। और ऐसी क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन हो, वैल्यू फिक्स ना हो, चेंज हो सकती है, हर एक के लिए डिफरेंट, उसको बोलेंगे डायमेंशनल वेरिएबल। ठीक है? आप इस वक्त किसी कार में जा रहे हो, उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, मैं किसी कार में जा रहा हूं उसकी स्पीड है 20, तो स्पीड क्या हो गई, डायमेंशन तो है स्पीड की और कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। आपके लिए कुछ और है, मेरे लिए कुछ और है। आगे बात समझ बेटा? ओके सर। So the third one is written dimensionless constant. हाँ, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, जैसे नंबर्स हो गए, इनके कोई डायमेंशंस नहीं होते। 2 लिखा है तो 2 ही है। हो जाए तो प्लीज थम्स अप कर दीजिएगा। नेक्स्ट, इसकी एप्लीकेशंस। आज हम एक एप्लीकेशन करेंगे और उसके क्वेश्चंस करेंगे। एप्लीकेशन नंबर 1 पहले समझोगे ध्यान से। पहली एप्लीकेशन डायमेंशंस की क्या है, कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। जैसे कैसे, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। आपको ध्यान होगा जब फर्स्ट क्लास ली थी तो मैंने एक चीज बताई थी, किसी भी क्वांटिटी को आप n1 u1 इक्वल टू n2 u2 की फॉर्म में लिख सकते हो। ध्यान है ये बात? वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय यूनिट इज सेम। जैसे 1 मीटर लेंथ कैन बी रिटन एज 100 सेंटीमीटर लेंथ।
Overall length is same in both the cases. Whether I write 1 meter or I write 100 centimeter, overall length is same in both the cases. But in first, the value is 1, the unit is meter. If I choose a smaller unit, the value will increase. So n is the value and u is the unit. Overall quantity remains same. So value into unit initial is equal to value into unit final. So final value will be original value into original unit upon new unit. यहां तक कोई दिक्कत? इतना समझ में आया? यहां तक कोई डाउट किसी को? नाउ n2 इज इक्वल टू n1. यूनिट में मास, लेंथ और टाइम तीन चीज होते हैं. तो ओरिजिनल मास, न्यू मास, ओरिजिनल लेंथ, न्यू लेंथ, ओरिजिनल टाइम, न्यू टाइम, पावर सी. इसमें एबीसी क्या चीज है वो क्वेश्चन की फॉर्म में समझो, इट विल बी मोर क्लियर. आपको मैंने बोला कन्वर्ट फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इंटू डाइन्स. न्यूटन होता है एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, डाइन होता है सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स. ये धीरे धीरे याद हो जाएंगे आपको. अभी ध्यान रखिए, न्यूटन क्या है? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स. डाइन होता है सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स. आपको 1 न्यूटन को डाइन्स में कन्वर्ट करना है. अभी मैं टाइम दूंगा कॉपी करने का, पहले समझिए. 1 न्यूटन को आपको डाइन्स में कन्वर्ट करना है. सो आप लिख सकते हो n2. पहले तो सबसे पहला काम आप देखोगे कि क्वांटिटी कौन सी है. फोर्स की बात हो रही है. फोर्स के डायमेंशंस होते हैं m1 l1 t-2. ये फोर्स के डायमेंशंस होते हैं, यस और नो? यस सर. देखो इधर, इधर ध्यान से देखो. जो मास की पावर है वो a है, जो लेंथ की पावर है वो b है, जो टाइम की पावर है वो c है. तो a है 1, b है 1 और c हो गया -2. एक बात ध्यान से सुनो, यूनिट चेंज हुआ, वैल्यू चेंज हुई, बट चाहे फोर्स न्यूटन में लिखी हो, चाहे फोर्स डाइन में लिखी हो, और सिंपल कर देते हैं, चाहे लेंथ मीटर में लिखी हो, चाहे लेंथ सेंटीमीटर में लिखी हो, यूनिट चेंज हो गया, वैल्यू चेंज हो गई, बट डायमेंशन तो सेम रहेगा. पहले भी डायमेंशन, चाहे आप 1 मीटर में लिख रहे हो डायमेंशन एल है, सेंटीमीटर में लिख रहे हो तब भी डायमेंशन एल है. तो भले ही यूनिट चेंज हो जाए, भले ही वैल्यू चेंज हो जाए, बट डायमेंशन क्या रहती है? पहले और बाद में डायमेंशन सेम रहती है. सो इस सिचुएशन में हमें फोर्स की बात की, तो फोर्स की डायमेंशंस, पहले फोर्स की डायमेंशंस क्या है? m1 l1 t-2. मास की जो पावर है उसको a लेते हैं, लेंथ की पावर को b लेते हैं और टाइम की पावर को c लेते हैं. a b c. फिर दो काम करते हैं, सोर्स एंड टारगेट. सोर्स मतलब स्टार्टिंग में कौन सा यूनिट है. ओरिजिनल सोर्स मतलब ओरिजिनल यूनिट कौन सा है. टारगेट मतलब फाइनल यूनिट किस में आपको कन्वर्ट करना है. ओरिजिनल मास लेंथ टाइम, फाइनल मास लेंथ टाइम. ओरिजिनली आपको कन्वर्ट करना है एसआई से, और फाइनल क्या चाहिए? सीजीएस. सो ओरिजिनल में मास के लिए यूज होगा केजी, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड. जो टारगेट है जिसमें कन्वर्ट करना है उसमें मास के लिए ग्राम्स, लेंथ के लिए सेंटीमीटर्स, टाइम के लिए सेकंड्स. यहां तक समझ में आया सबको? आप देखो इधर ध्यान से, ऊपर वाले में देखो, जो 1 वाला क्या है? ओरिजिनल, और 2 वाला क्या है? टारगेट, जिसमें कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें n2 निकालना है. n1 का मतलब कितनी वैल्यू को कन्वर्ट करना है? 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है. हमें n2 कैलकुलेट करना है, तो n2 कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज होगा n1 इंटू m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b, t1 अपॉन t2 की पावर c. डालो वैल्यू.
N1 is 1, M1 is kg, M2 is gram, power A is 1, meter upon centimeter, power B is 1, second upon second, power C is -2. सॉल्व करना है अब सिर्फ. ये हो गया 1000 ग्राम्स अपॉन ग्राम, 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, सेकेंड सेकेंड कट के 1 हो गया, तो ये आ गया ग्राम ग्राम कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 1000 इंटू 100, आंसर आया 10 टू पावर 5. तो आप लिखोगे 1 न्यूटन इज 10 टू पावर 5 डाइन्स. समझ में आ गया मेथड? सबको क्लियर है? थम्स अप कर दीजिए. अगर नहीं समझ में आया तो बोलिए. Sir, can you please scroll up? हाँ, सारा पूरा लिखेंगे, दोबारा लिखेंगे. Sir, I want to ask a question. हाँ बोलो बेटा. Sir, where you have written N2. Sir, can you please scroll up? ओके. Where you have written N2 is equal to N1 brackets N1 upon M2 A M2 ठीक है. N1 upon L2. Over there, how have you reached the concept of M1 upon M2 is equal to बता. M1 upon M2? Otherwise the application is clear. upon M2. Okay, I'll get on to that. Otherwise the application is clear. Yes, sir. How I applied that is clear, no? Yes, sir. Yes. Okay. Now let's move on to the question that how I reached from this to this. Now, bete, I have written U1 upon U2. What is U1? Original unit. Original unit must be in terms of length, mass and time. Right? Sir. New unit will also be in terms of length, mass and time. Okay, sir. But different length mass time in the original and different length mass time in new, but proportion will be same. If one is meter per second, the other one is centimeters per second, so dimension is same, LT minus 1, LT minus 1, but value is different. Got it? Yes, sir. Got it. प्लीज लिखिए. अगर कोई स्टेप ना समझ में आए तो फिर पूछिएगा, मैं स्क्रॉल डाउन कर दूंगा नीचे. पहले आप लिख लीजिए यहां तक.
कॉपी हो जाए तो बताइएगा, इसके बाद एक और करूंगा मैं। जिया समझ में आ गया बेटे? सिमर? यस सर। ओके। और देखिए, एक सपोज आपको क्वेश्चन एक और दे रहा हूं, मैं करूंगा अभी। आपको बोला कन्वर्ट एनर्जी ऑफ 5 joules into ergs, ERGS। ये दो नाम याद होने चाहिए। एक डाइन होता है सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, अर्ग होता है एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, अर्ग होता है सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी। सो 5 जूल ये एसआई यूनिट है एनर्जी का, और अर्ग्स इज सीजीएस यूनिट। तो आपको निकालना है 5 जूल इज हाउ मेनी अर्ग्स। 5 जूल इज हाउ मेनी अर्ग्स। तो सबसे पहला काम, किस क्वांटिटी की बात हो रही है? हमारी बात हो रही है एनर्जी की। एनर्जी के डायमेंशंस हुए m1 l2 t-2। मानते हो बेटा? तो A हो गया 1, B हो गया 2 और C हो गया -2। ABC होने के बाद अब आ जाओगे सोर्स एंड टारगेट। ओरिजिनल है SI और टारगेट है CGS। SI में मास, लेंथ और टाइम के लिए आप यूज करते हो मास के लिए केजी, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकेंड्स। और टारगेट में मास, लेंथ और टाइम के लिए, मास के लिए ग्राम, लेंथ के लिए सेंटीमीटर, टाइम के लिए सेकेंड्स। 5 जूल्स को कन्वर्ट करना है, हाउ मेनी अर्ग्स वो मुझे निकालना है। इतना डाटा सेपरेशन समझ में आ गया सबको? यहां तक कोई डाउट? देखते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B, T1 अपॉन T2 पावर C। वैल्यूज डालो। 5 अपनी जगह पे, किलोग्राम इज 1000 ग्राम्स, ग्राम ग्राम कट गया। मीटर इज 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया। सेकंड सेकंड कट के 1 हो गया। आंसर आ गया 5 इंटू 10⁻7। सो आप रिजल्ट क्या लिखोगे? 5 जूल्स इज 5 इंटू 10⁻7 अर्ग्स। समझ में आ गई बात सबको? चिराग, देवांश, नव्या, रिया, सिमर, यतिन, जिया, यस सर। अमृत। ओके, प्लीज कॉपी कीजिए, एक और करेंगे फिर। एक आपसे कराऊंगा अब इसके बाद में।
डन, कॉपी हो गया। होता जाए तो प्लीज थम्स अप करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, वो कीजिए, आप अटेम्प्ट कीजिए। कन्वर्ट पावर ऑफ 1 वॉट्स, वॉट्स होता है जूल पर सेकेंड, इनटू अर्ग्स पर सेकेंड। करिए, दिमाग लगाइए, पहले आप करिए, चाहे गलत हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अटेम्प्ट करोगे तभी समझ में आएगा कि क्या गलती हो रही है। अटेम्प्ट करो। कोशिश कीजिए, पहले नहीं होगा मैं करूंगा। हो गया, अभी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले पावर की बात की है, तो पावर के डायमेंशंस, वर्क अपॉन टाइम, वर्क इज m1 l2 t minus 2, सो m1 l2 t minus 3 इसके डायमेंशंस हो गए। तो a हो गया 1, b हो गया 2, c हो गया -3। यहां तक क्लियर सबको? किसी का गलती तो नहीं है यहां तक? यहां तक समझ में आ गया? आगे आगे चलते हैं। सोर्स यानी ओरिजिनल एंड टारगेट। सो ओरिजिनल आपका SI यूनिट है एंड टारगेट इज CGS, मास लेंथ टाइम। ये हो गया kg मीटर सेकेंड, मास लेंथ टाइम ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड। N1 नंबर इज 1 वॉट पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है, 1 जूल पर सेकेंड को। N2 आपको निकालना है, तो N2 इज इक्वल टू N1 kg अपॉन ग्राम की पावर 1 मीटर अपॉन सेंटीमीटर पावर 2 सेकेंड अपॉन सेकेंड पावर -3। यहां तक समझ में आ गया सबको? नव्या यहां तक ठीक किया था बेटे? रिया, Yes, sir. यतिन, ओके वेरी गुड। यतिन यहां तक ठीक किया आपने? जिया? Yes, sir. अब वैल्यूज डालते हैं बेटे। kg 1000 ग्राम हो गया, ग्राम ग्राम कट गया, 1000 बचा, मीटर 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 10 टू पावर 2 बचा। सो ये ओवरऑल हो गया 10 टू पावर 7। सो 1 जूल पर सेकेंड इज 10 टू पावर 7 अर्ग्स पर सेकेंड। ये आंसर हो गया। क्लियर बेटा? सबका करेक्ट है? सबको समझ में आ गया अच्छे से? अब एक थोड़ा भिन्न प्रकार का डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं। क्या कॉपी कर लिया है? कॉपी तो नहीं करना किसी ने? चिराग आपका हो गया था? ओके, आगे देखते हैं। सपोज आपको बोला
कन्वर्ट, ध्यान दीजिएगा बेटा, फोर्स ऑफ 1 न्यूटन into a new system of unit in which fundamental unit for length is kilometer, for mass gram, and for time minute. मैंने एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट बना दिया, मैंने एक नया सिस्टम ले लिया, स्टैंडर्ड सिस्टम्स नहीं है, मतलब SI-CGS नहीं, मैंने एक नया ही सिस्टम ले लिया अपने घर की खेती समझ के, कि जिसमें बोला कि जी लेंथ के लिए तो मैं यूज करूंगा उस सिस्टम में किलोमीटर, मास के लिए यूज करूंगा ग्राम, और टाइम के लिए यूज मैं सेकंड नहीं करूंगा, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मैं तो मिनट यूज करूंगा। कोई बात नहीं, डरने की कोई बात ही नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट वही लगाना है जो अभी तक हम कर रहे हैं। सबसे पहला काम, हम किस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं? फोर्स की। तो इसकी डायमेंशंस लिखोगे m1 l1 t-2, तो ABC आ गया 1 1 -2। ये करने के बाद सेकेंड चीज पे आ जाओ, सोर्स एंड टारगेट। सोर्स कौन है? SI, टारगेट है न्यू यूनिट्स, न्यू सिस्टम, जिसको मैंने हाइपोथेटिकल सिस्टम, नया सिस्टम जो मान लिया वो टारगेट है। सो मास के लिए यूज हुआ इसमें kg, लेंथ के लिए यूज होता है मीटर, टाइम के लिए यूज होता है सेकंड। जो ओरिजिनल है, जो स्टैंडर्ड सिस्टम है, उसमें लेंथ मास टाइम के लिए ये यूज होता है। जो टारगेट सिस्टम है, जो मैंने नया हाइपोथेटिकल माना है, उसमें मास के लिए यूज करना है ग्राम, लेंथ के लिए यूज करना है किलोमीटर, और टाइम के लिए यूज करना है मिनट। ठीक है जी, कितने को कन्वर्ट करना है? 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है। कितने आंसर आएंगे? आई डोंट नो, लेट अस पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला। N2 is equal to N1 which is 1 kg upon gram की पावर 1, मीटर अपॉन किलोमीटर की पावर 1, सेकेंड अपॉन मिनट की पावर -2। यही बनेगा जी। वैल्यूज डालो, किलोग्राम इज 1000 ग्राम्स, ग्राम ग्राम कट गया, किलोमीटर इज 1000 किलोमीटर्स, 1000 मीटर्स, मीटर मीटर कट गया, मिनट इज 60 सेकेंड्स, सेकंड सेकंड कट गया, ये 1000 इस 1000 के साथ कट गया, 60 की पावर 2, 3600 बचा। हाँ कि ना? पावर -2 है, ऊपर जाएगा पावर 2 हो जाएगी, मतलब आप क्या लिखोगे? 1 न्यूटन इज 3600 न्यू यूनिट ऑफ फोर्स। समझ में आ गया सबको? अमृत, चिराग, नव्या, देवांश ने तो बोल दिया, रिया, सिमर, यतिन, जिया। यस सर। तो स्टैंडर्ड सिस्टम में कन्वर्जन भी हो सकती है, नॉन स्टैंडर्ड हाइपोथेटिकल में भी कन्वर्जन हो सकती है, दोनों पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। प्लीज इसको कॉपी कर लीजिए। होमवर्क सुन लीजिए प्लीज। आज का आपका छोटा सा होमवर्क है, पेज नंबर 15, प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस है, 2 है वहां पे प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस, ऊपर वाले प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस जिसमें 12 क्वेश्चंस हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 6 आपको करने हैं सिर्फ अभी अटेम्प्ट, प्लस
लर्न डायमेंशंस जो मैंने आपको 25 दिए हैं, वो 25 बाकी मत करना अभी। जो 25 डायमेंशंस मैंने क्लास में लिखवाई हैं वो 25 पहले याद करो, ज्यादातर केसेस में कवर कर देंगी। वो 25 प्लस ये 6 क्वेश्चन, ये काम करके परसों मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।